हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है, बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली है। और हमारा आज भारतीय इतिहास में जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा मुगल वंश। तो मुगल वंश, जिसमें आज हम आपको इतनी आसानी के साथ एक कहानी के तौर पर मुगल वंश को समझेंगे। और मुगल वंश कब से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी, तो आज पूरा हम समझाने वाले हैं। तो गाइस, जुड़े रहना। तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। मुगल वंश। मुगल वंश की जो स्थापना होती है, तो मुगल वंश चलता है 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चलता है। कब से? 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगल वंश चलता है। तो ये मुगल वंश चलता है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम से रिलेटेड, तो मुगल वंश एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगल वंश से क्वेश्चन आना ही आना तय है। ये निश्चित है कि मुगल वंश से हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो मुगल वंश से 99% संभावना होती है मुगल वंश से। तो आज की क्लास बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। तो आज की क्लास को कोई ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट आज की क्लास को मिस कर दे। ठीक है गाइस, ध्यान देना। मुगल वंश, मुगल वंश में अगर हम बात करें तो 1526 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी से लेकर 1760 और 1760 से लेकर 1857 हम इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं कहूं 1526 से लेकर 1760 तक और फिर इस दौरान यहां से यहां तक। तो हम पूरे मुगल वंश को इन दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब दो भाग में कैसे पढ़ना है? सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में करता है और वो करता है बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। आखिर बाबर ही भारत क्यों आया? बाबर भारत क्यों आया? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना में हुआ था। कहां? 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था। लेकिन अगर हम बात करें बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार, कुतलुग निगार बेग था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार बेग था। बात क्लियर? बाबर जो गद्दी पर बैठा था, तो बाबर 11 वर्ष की अवस्था में ही गद्दी पर बैठ गए थे। कितने वर्ष? 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गए थे। क्लियर? तो बाबर 11 वर्ष की अवस्था में जब गद्दी पर बैठे थे, क्योंकि अगर हम बात करें 1483 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 83 से 11 वर्ष जोड़े तो हो जाएगा गाइस 1494 ईस्वी। तो 1494 ईस्वी में इन्होंने जब फरगना की गद्दी संभाली, तो वहां फरगना की गद्दी पर संभालते ही तो वहां के लोगों ने इनको परेशान किया, यानी इन पर आक्रमण करने लगे। अब जो आक्रमण करने लगे, उन आक्रमणों से इतने परेशान हो गए, इनको फरगना को छोड़कर जाना पड़ा। आक्रमण से ये बाबर इतने परेशान हो गए कि इन्हें फरगना छोड़ना पड़ा।
तो 1494 ईस्वी में इन्होंने फरगना छोड़ा और 1494 ईस्वी से लेकर 1502 ईस्वी तक इन्होंने समरकंद पर राज किया। कहां? समरकंद पर राज किया। जब समरकंद पर इन्होंने इतने पीरियड तक इन्होंने राज किया था, लेकिन समरकंद पर भी एक व्यक्ति ने आक्रमण किया और उस व्यक्ति ने जो आक्रमण किया था वो कौन था? शहबाजी। कौन था? शहबाजी। शहबाजी ने आक्रमण किया था। लेकिन उस आक्रमण में जो शहबाजी ने आक्रमण किया था वो आक्रमण किस नाम से जाना जाता था? तो समरकंद में 1502 ईस्वी में शहबाजी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध किस नाम से जाना जाता था? तो वो युद्ध सिर-ए पुल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सिर-ए पुल के नाम से जाना जाता था। किसके बीच में युद्ध हुआ था? बाबर और शहबाजी के बीच में। लेकिन शहबाजी बाबर को हरा देता है और बाबर को समरकंद भी छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। अब बाबर समरकंद को भी छोड़कर भाग गए। अब ये जाकर रुके काबुल और कंधार। कहां? काबुल और कंधार। अब इन्होंने 1502 ईस्वी में जाकर काबुल में ठहर गए और इन्होंने काबुल और कंधार में राज किया। 1507 तक इन्होंने राज किया काबुल और कंधार। तो अगर हम बात करें काबुल कहां पड़ता है, तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान पर भी इन्होंने राज किया था। लेकिन 1507 ईस्वी में इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की थी। तो 1507 में इन्होंने उपाधि धारण की थी बादशाह की। बादशाह की या पादशाह की इन्होंने उपाधि धारण की थी। बात क्लियर? किसने? बाबर ने। अगर हम गैस ये भी बात करते हैं कि बाबर का मूल नाम क्या था, तो बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। अब हमने यहां तक देखा कि 1507 ईस्वी में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगर इससे आगे हम चलते हैं तो गाइस बाबर ने सबसे पहले अब यहां से 1507 के बाद अब ये रुख करते हैं भारत की तरफ। लेकिन जब ये भारत में सबसे पहले आक्रमण करते हैं बाजोर में आकर, बाजोर में एक किला था जिसे बहरागढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। और बाजोर कहां है? सिंध के पास था। कहां? सिंध के पास। तो सिंध के पास बाजोर क्या था? बाजोर। तो बाजोर में एक बहरागढ़ का किला था। कौन सा? बहरागढ़ का किला। अब इस किले पर आक्रमण करते हैं बाबर 1519 ईस्वी में। कब करते हैं? 1519 ईस्वी में इस पर आक्रमण करेंगे कौन? बाबर। लेकिन जब इस आक्रमण करते हैं तो भारत में आने से पहले ही जब इन्होंने आक्रमण किया था तो आक्रमण करते टाइम आक्रमण करने से पहले आखिर इनको भारत में बुलाया किसने था? भारत में बुलाया किसने था? तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था लोधी वंश। और लोधी वंश के सबसे अंतिम राजा राज कर रहे थे जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। ये कौन थे? दिल्ली सल्तनत के। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश चले थे। पहला था
गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश चले थे। उन 5वां वंश में सबसे अंतिम जो डायनेस्टी थी, जो अंतिम वंश चला था, वो था लोधी वंश। और लोधी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी दिल्ली पर राज कर रहा था, लेकिन इसके एक चाचा थे इब्राहिम लोधी के, इनके चाचा थे दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी, लेकिन दौलत खां लोधी ने, ये इनके चाचा थे किसके? इब्राहिम लोधी के। अब दौलत खां लोधी ने बाबर के पास एक निमंत्रण पत्र भेजा और बाबर से कहा कि आप सिंध पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? आपको सिंध पर आक्रमण करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप दिल्ली सल्तनत पर आकर आक्रमण कर दें तो आपको इतनी संपत्ति मिल जाएगी कि बहुत ही ज्यादा संपत्ति मिलेगी। तो निमंत्रण पत्र भेजा था इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खां ने, और दौलत खां जो था ये पंजाब का सूबेदार था। लेकिन अब जो दौलत खां लोधी था उसने अपने भतीजे पर आक्रमण करने के लिए क्यों बोला बाबर से? तो बाबर पर आक्रमण करने के लिए ही बुलवाया था बाबर को। किस पर? इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए बुलवाया था बाबर को। बुलवाया किसने था? दौलत खां लोधी ने। अब दौलत खां लोधी ने भी एक बात ये सोची थी कि अगर बाबर यहाँ आए और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करे, और दिल्ली सल्तनत पर जैसे ही आक्रमण करेगा तो इब्राहिम लोधी को बाबर आकर मार देगा, और जब इब्राहिम लोधी को मार देगा तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी ने अपने चक्कर में कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी मुझे मिल जाए, अपने चक्कर में बाबर को बुलाया, एक निमंत्रण पत्र भेजा कि आप आइए और दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे हैं इब्राहिम लोधी, उन पर आकर आक्रमण कीजिए और यहाँ बहुत ज्यादा संपत्ति मिलेगी। आप सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं लेकिन सिंध पर कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होने वाली। दिल्ली सल्तनत पर इतनी संपत्ति है कि बहुत ही ज्यादा संपत्ति है। और इस बात को बाबर ने सोचा कि मेरे पास एक निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है जिसमें आक्रमण करने के लिए खुद कहा जा रहा, और जिसके चाचा ने निमंत्रण पत्र मेरे पास भेजा है अपने भतीजे के पास, तो इसका मतलब वहां जरूर संपत्ति हाथ लगेगी। लेकिन जब निमंत्रण पत्र भेजा था दौलत खां लोधी ने, तो बाबर ने उस निमंत्रण पत्र को पढ़ा था। तो मेवाड़ के एक राजा थे राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा ने ये कहा था बाबर से, क्या आप आइए और इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कीजिए, लेकिन अगर आपकी सेना कमजोर पड़ती है तो मैं भी अपनी सेना आपके साथ लगा दूंगा और इब्राहिम लोधी को हरा देंगे। तो सहयोग किसने भी किया था? राणा सांगा ने भी सहयोग किया था। लेकिन निमंत्रण पत्र बुलाने के लिए भेजा किसने था? दौलत खां लोधी ने। अब कहते नहीं, आपने बात सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए, अपने भतीजे को मरवाने के लिए ही बुलवा रहा उसका चाचा। अब ये तो गद्दी पर बैठने के लिए बुलवा रहा था, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि अगर दौलत खां इब्राहिम लोधी मारा जाएगा तो मारा दौलत खां लोधी भी जाएगा। अब इन्होंने अपनी गद्दी पर बैठने के लिए बाबर को बुलाया और बाबर आता है 1519 में। 1519 ईस्वी में वो सिंध पर तो आक्रमण करते हैं जो बाजोर में पड़ता है, यानी सिंध के पास है बाजोर, और उस बाजोर में भैरागढ़ का किला होता है, उस किले पर आक्रमण करते हैं। लेकिन आपने पढ़ रखा होगा कि भारत के अंदर सबसे पहले तोप खाने या बारूद का इस्तेमाल किसने किया था? तो भारत के अंदर पहली बार बारूद का इस्तेमाल और तोप खाने का प्रयोग
तो भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग और बारूद का इस्तेमाल किसने किया था? तो वो क्या था? बाबर ने। बाबर ने किस युद्ध में क्या था? तो जो बहरागढ़ का किले पर आक्रमण किया था 1519 में, तब इसने इस युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। लेकिन इस बारूद और तोपखाने के प्रयोग में ही इसने तुगलमा नीति, जिसे उस्मानी विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो इसने तुगलमा नीति अपनाई थी। कौन सी? तुगलमा नीति अपनाई थी। और इस नीति को उस्मानी विधि भी नाम दिया जाता है। क्या? उस्मानी विधि भी नाम दिया जाता है। अब जो भी इसको संपत्ति हाथ लगी वो ले जाता है, लेकिन फिर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते हैं बाबर। अब बाबर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करेंगे, लेकिन 1519 के बाद इन्होंने सिंध और कश्मीर पर 1521 और 20 में 3 अटैक और किए थे। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट ये बनता है कि 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में इन्होंने इब्राहिम लोदी पर आकर आक्रमण ही कर दिया। इब्राहिम लोदी पर आकर आक्रमण कर दिया। किसने? बाबर ने, क्योंकि बाबर को तो बुलाया गया था। अब बाबर पर आक्रमण 1526 ईस्वी में आकर कर दिया। अब जैसे ही 1526 ईस्वी में आकर आक्रमण करते हैं, तो ये युद्ध जो होता है, ये युद्ध होता है हरियाणा में, और हरियाणा में एक जगह का नाम है पानीपत। क्या नाम है? पानीपत। तो उस पानीपत के मैदान में ये युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को जाना जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इसी मैदान में इसकी मृत्यु भी कर देता है। तो एक ऐसा राजा जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया हो, तो कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में किसने मार डाला था? तो बाबर ने ही युद्ध के मैदान में इसकी हत्या कर दी थी। तो एक बार ये दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसे युद्ध के मैदान में मारा गया हो? तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। मारा किसने था? बाबर ने। लेकिन अगर इब्राहिम लोदी को पानीपत में मारा गया, तो क्वेश्चन आ जाए कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में ही स्थित है। बात क्लियर? जब इस इब्राहिम लोदी की हत्या करके अब बाबर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम रखता है मुगल वंश। क्या नाम रखता है? मुगल वंश। मुगल वंश नाम रखता है। अब यहां से मुगल वंश स्टार्ट होता है 1526 ईस्वी से। बात क्लियर? नोट करिए जल्दी, नोट करिए जल्दी, कर लिया वो सभी ने? अब ध्यान देना, अब यहां से मुगल वंश स्टार्ट होता है। अब मुगल वंश जो स्टार्ट होता है, तो मुगल वंश में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप पूरे मुगल वंश, मैंने बताया था कि मुगल वंश को हम 2 भागों में बांटेंगे, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक, और 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। तो 1526 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक में इतने लंबे समय की एक ट्रिक आपको बताऊंगा,
जिसमें मुगल वंश के जो राजा होते हैं वो एक लाइन में आपको याद हो जाएंगे। अब क्या ट्रिक होगी, तो गाइस आप हंसोगे भी, और मेरी काफी पुरानी ट्रिक है। इस ट्रिक को मैं काफी समय से पढ़ाता आ रहा हूं कि मुगल वंश एक लाइन में याद हो जाता है। तो जितने भी राजा हुए वो क्या थे, बहू आजा शाम हो आए, बहू आजा शाम हो आई। कितनी अच्छी ट्रिक है। देखिए एक ही लाइन में पूरे मुगल वंश के जो राजा थे वो याद होंगे। ये 1526 से लेकर 1770। अब बहू आजा शाम हो आई, इसका क्या अर्थ है, वैसे बाबर, ऐसे हुमायूं, ऐसे अकबर, जैसे जहांगीर, जैसे शाहजहां, ऐसे औरंगजेब। कौन, औरंगजेब। देखो बहू आजा शाम हो आई, देखो क्रम से हमने जो राजा थे उनको याद किया, कितना आसान हो गया। वैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और ये एक ऐसी ट्रिक बनाई है इतनी आसानी से, मतलब बात करें इतनी आसान ट्रिक है कि अगर हमसे क्रम भी पूछ लिया जाए कि इनका क्रम कैसा था, या अगर किसी स्टूडेंट को ये भी ना कंफर्म हो कि इसका बेटा, क्योंकि ये राजा ऐसे हो गए कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबर का बेटा हुमायूं था या हुमायूं का बेटा अकबर था या जहांगीर किसका बेटा था। तो अगर इनमें भी कंफ्यूज होते हो तो ये ट्रिक वहां भी कामयाब होती है कि बाबर का बेटा जो राज करता है कौन होता है, हुमायूं। तो बाबर के बाद किसने राज किया, हुमायूं ने। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर, यानी हुमायूं के बाद राज किसने किया, अकबर ने। और अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर, यानी अकबर के बाद राज किसने किया, जहांगीर ने। और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां, यानी जहांगीर के बाद शासन किसने किया, शाहजहां ने। और शाहजहां के बाद शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब। इसका मतलब शाहजहां के बाद भी शासन किया औरंगजेब। तो कितने आसान ट्रिक है, तो समझ में आ गई होगी। अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में इस पूरी हिस्ट्री को आपको टॉपिक बाय टॉपिक, यानी पहले बाबर समझाएंगे, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में समझाते हैं। तो गाइस आज हम क्लास को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।